यकीन करेंगे आप, ब्रिटिश म्यूजियमों में ट्रॉफी की तरह सजी हुई हैं भारतीयों की खोपड़ियां और अवशेष। ब्रिटेन आज भी अपने ऐसे शैतानी कॉलोनियल शासन पर फख्र करता है। भारत के अलावा उन देशों के लोगों के अवशेष भी यहां पर हैं जिन पर कभी ब्रिटेन का शासन है। अपने अंतिम संस्कार से महरूम ये हजारों अवशेष आज भी अपनी घर वापसी की राह देख रहे हैं। इंसानी दमन के इन अवशेषों को ब्रिटेन ने अपनी निजी संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर इन म्यूजियमों में रखा हुआ है। और सिर्फ इंसानी अवशेष ही नहीं, दुनिया के देशों से लूटी गई अमूल्य धरोहरों से अटे पड़े हैं ये ब्रिटिश म्यूजियम। इंसानी अवशेषों और बेशकीमती धरोहरों का प्रदर्शन ये बताता है कि ब्रिटेन को अपने अत्याचारी शासन पर आज भी गर्व है। वो बातें कुछ भी करे, मानवाधिकारों की बात करे, तमाम तरह के सुधारों की बात करे, लेकिन उसे अब भी अंदर से फख्र है अपने कॉलोनियल शासन पर। वरना ये अवशेष आज भी इन म्यूजियमों में न सजे होते, ये उन देशों में पहुंचाए जा चुके होते जहां से कभी इनको वो लेकर आया। बहरहाल, ब्रिटेन का पिट रिवर्स म्यूजियम कॉलोनियल शासन के काले कारनामों से भरा पड़ा है। हजारों लाखों सबूत हैं यहाँ पर। पिट रिवर्स म्यूजियम में आज भी ऐसी 5 लाख चीजें मौजूद हैं जिन्हें दुनिया भर से लूटा गया, खसोटा गया। यहीं पर मौजूद है भारत की नागा ट्राइब्स के लोगों की कलाकृतियां और अवशेष। रिपोर्ट्स के मुताबिक 213 नागा लोगों के अवशेष इस म्यूजियम में सजाए गए। जी हां, 213 नागा लोगों के अवशेष। नागा लोगों से जुड़ी 6800 कलाकृतियां भी यहां पर जब्त हैं, जिनमें से 898 की यहां बाकायदा नुमाइश की गई। नागा लोगों के अवशेषों में खोपड़ियां हैं, हड्डियां हैं, उनके बाल तक मौजूद हैं। यहां इन अवशेषों को ऐसे सजाया गया है जैसे ये किसी खेल में जीती हुई ट्रॉफी। दरअसल जितने अत्याचार कॉलोनियल शासन में लोगों ने झेले, वो सब ब्रिटेन के लिए एक खेल ही तो था। अब ये शुरू कहां से हुआ? असम का जो चाय व्यापार था वो उस समय बहुत फल फूल रहा था। जो ब्रिटेन का अभिजात्य वर्ग था वहां पर भी चाय की बहुत ज्यादा खपत थी, और जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी हर जगह चाय की खपत बहुत ज्यादा थी। इन ब्रिटिशर्स की काली नजर पड़ी इस चाय के फलते फूलते कारोबार पर। ये वहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू किया इस पूरे ट्रेड को, इस पूरे व्यापार को। बाद में इसके टुकड़े भी किए इन्होंने, जैसे कि बांटो और राज करो की नीति के तहत ये क्या करते थे, इसके कई टुकड़े कर दिए। तब नागालैंड, मेघालय, ये सब एक राज्य हुआ करते थे, तो इसके इन्होंने टुकड़े किए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर इस तरह का माहौल बनाया सिविल राइट्स के नाम पर, सिविल मूवमेंट्स के नाम पर। चर्च यहाँ पर पहुंचता है। चर्च के पहुंचने के बाद यहाँ कई तरह के ऐसे काम करे जाते हैं जो सिविलाइज्ड दिखें, ताकि लगे कि वो लोगों को सिविल करने में, लोगों को अनुशासित करने में, लोगों को सभ्य बनाने के लिए वो काम कर रहा है। लेकिन इन सब के पीछे उसका काला खेल था चाय के कारोबार पर कब्जा करना, और उसके लिए जरूरी था दमन कर देना इन सारी जनजातियों का। दरअसल अपने कॉलोनियल शासन में ब्रिटेन ने अत्याचार की हद पार कर दी थी। 100 साल पहले आप सोचिए, ये अवशेष यहां से यानी नागालैंड से ब्रिटेन ले जाए गए। अब नागा लोग उन अवशेषों को वापस लाने, यहाँ जो अवशेष मौजूद हैं, यहाँ 13 अलग अलग नागा जातियों के अवशेष मौजूद हैं, और ये सारे अवशेष 100 साल पहले नागालैंड से ब्रिटेन ले जाए गए। अब नागा लोग इन अवशेषों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। नागा मानवीय अवशेषों की वापसी की कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है, और ये कार्रवाई शुरू तब हुई जब पिट रिवर्स म्यूजियम ने अवशेषों और असंवेदनशील सामान को नुमाइश से हटाने का फैसला किया। अब ये असंवेदनशील सामान हो गए उसके। इस मांग ने तेजी तब पकड़ी जब मेलबर्न में रहने वाली नागा मूल की एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉली किकॉन ने इन अवशेषों को मांगा। फोरम फॉर नागा रिकॉन्सिलिएशन FNR भी इस मांग का समर्थन करते हुए इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहा है। सोचिए आप, ब्रिटेन ने कैसा माहौल बनाया था जब वो दमन कर रहा था इन तमाम जनजातियों का। तब 1865 में उस वक्त के अखबार द पायनियर ने इस ब्रिटिश दमनकारी शासन को जायज ठहराते हुए, और ये जो जनजातियां थी
इनको असभ्य जंगली जनजातियां बताते हुए इन्हें चाय के कारोबार में एक खतरा बताया था, चाय के लिए खतरा बताया था। और ब्रिटेन जो दमन कर रहा था उसको बाकायदा अखबार ने 1865 में द पायनियर ने जस्टिफाई किया था, सही ठहराया। बहरहाल अब इस प्रक्रिया में तेजी आई है और ब्रिटेन ने अपने जो इंसानी अवशेष हैं उनको म्यूजियम से हटाने की बाबत बात शुरू की। अब चाहती है नागा ट्राइब्स कि उनके अवशेष वापस आए, लेकिन ये वापसी यानी ब्रिटेन से अपने इंसानी अवशेषों को वापस पाना इतना भी आसान नहीं है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अपने अवशेषों को वापस पाने में 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के लोगों के अवशेषों से ब्रिटिश म्यूजियम भरे पड़े। 1857 की क्रांति का एक वीर भारतीय नायक भी अपनी मातृभूमि वापसी की राह देख रहा है। हवलदार आलम बेग, जिन्हें 1857 में हुई क्रांति के बाद झूठे आरोपों में मृत्यु दंड दे दिया गया था, तोप से उड़ा दिया गया। आलम बेग पर स्कॉटिश मिशनरी परिवार को मारने का आरोप लगाया गया था, झूठा आरोप लगाया गया था। आलम बेग को सियालकोट में तोप के गोले से उड़ा दिया गया था। उनके साथ के जो 282 सैनिक पकड़े गए थे उन्हें मारकर एक सूखे कुएं में फेंक दिया गया था। बाद में जब आलम बेग को मारा गया तो मारने के बाद एक आयरिश अफसर आलम बेग की खोपड़ी को वॉर ट्रॉफी, जंग की ट्रॉफी के तौर पर ब्रिटेन ले गया था। पहले उसकी खोपड़ी एक म्यूजियम पहुंचती है, फिर वहां से एक पब में पहुंचती है। सिगार बॉक्स के तौर पर, सिगरेट की ऐश बुझाने के तौर पर खोपड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। 1863 में जब पब के स्टोर रूम में रखे कपाल की आंख में एक पर्ची मिलती है, उस पर्ची से पहचान होती है कि यह कपाल वीर स्वतंत्रता सेनानी आलम बेग का था। लेकिन सोचिए आप, ब्रिटिश कॉलोनियल ताकतें किस हद तक गिर सकती थी। ये न सिर्फ दमन करती थी, सभ्यताओं को नष्ट करती थी, विश्वास को तोड़ देती थी, जंगली असभ्य करार देती थी स्थानीय लोगों को। अपने तांडव के बाद, ये जो हैवानियत का तांडव होता था, इसके बाद अपने सबूतों को अपने साथ इंग्लैंड भी लेकर आती थी, दुनिया को दिखाने के लिए कि ये वॉर में जीती हुई ट्रॉफी है, कपाल उसके लिए ट्रॉफी है, उसके लिए जो कलाकृतियां हैं वो उनके लिए ट्रॉफी है, उनके अवशेष लोगों के वो उनके लिए ट्रॉफी है। अब इन ट्रॉफीज को वापस भेजने की मांग उठा रहे हैं वो देश जिनकी मांग ये है कि जिन लोगों ने ये अत्याचार सहे, कम से कम उन अवशेषों को उनका अंतिम संस्कार ही नसीब हो जाए। तो ये हैं वो तथाकथित सभ्य अपने को कहने वाली ताकतें जो आज सभ्यता का, सभ्य समाज होने का दंभ भरती हैं, लेकिन वास्तव में आज तक इंसानी अवशेषों की नुमाइश करना क्या दिखाता है? सभ्य ये हैं या वो जिनके ऊपर इन्होंने अत्याचार